काठमांडू की गलियां जल रही हैं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग में घिरी हुई इमारतें और सेना की गाड़ियां सड़क पर गश्त करती हुई। नेपाल जो खुद को लोकतंत्र का मजबूत चेहरा मानता था, अब सवालों के घेरे में है। 22 मौतें, सैकड़ों गिरफ्तारियां, कर्फ्यू और फरार कैदी। और इन सबके बीच एक बड़ा सवाल, क्या नेपाल की सेना फिर से देश में राजतंत्र बहाल करना चाहती है? क्योंकि जब जनता सड़कों पर है, सरकार अस्त व्यस्त है और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा भी हालात काबू में नहीं ला पाया, तो खेल कहीं और सेट तो नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं यंग भारत। नेपाल का राजनीतिक संकट गहराता ही जा रहा है। मंगलवार रात 10 बजे से सेना ने पूरे देश की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। बुधवार को शाम 5 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 6 बजे तक पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू किया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेना ने राजधानी काठमांडू के सबसे अहम इलाकों त्रिभुवन हवाई अड्डा और सिंह दरबार, जहां सरकार और संसद की इमारतें हैं, उन पर सीधा कब्जा कर लिया है। अब जरा ये सोचिए कि हवाई अड्डा और सत्ता का मुख्यालय, ये दोनों जगह सेना के हाथ में है। यानी सरकार की जगह सेना प्रभावी सरकार जैसा रोल निभा रही है। और यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हालात संभालने का ऑपरेशन है या सेना राजतंत्र की वापसी का खेल खेल रही है। यह आंदोलन शुरू हुआ था युवाओं के गुस्से से। जेनजी यानी नेपाल की युवा पीढ़ी सड़क पर है। वजह बताई जा रही है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार का सोशल मीडिया बैन। लोग नाराज थे, लेकिन जब पुलिस ने सीधा फायरिंग कर दी और एक स्कूल की बच्ची की संसद भवन के बाहर मौत हो गई और इसके बाद गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। नतीजा 22 मौतें काठमांडू में, 2 मौतें इटहरी में। संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, नेताओं के घर, हर जगह आग लगा दी गई। इतना बड़ा बवाल हुआ तो ओली सरकार गिर गई। राष्ट्रपति पौडेल और पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया और सत्ता सीधी सेना की झोली में आ गिरी। अब सेना हर जगह कड़ा पहरा दे रही है। 26 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ ने बैंक लूटे और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इन सब चीजों में वो शामिल थे। लेकिन सवाल वही है कि जनता के गुस्से को शांत करने की बजाय सेना इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ गई? क्योंकि नेपाल की सियासत का पुराना सच ये है कि यहाँ सेना हमेशा से ही एक पावर सेंटर रही है। याद कीजिए, 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल के अंतिम राजा थे, जिन्हें लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर हटाया था। लेकिन अब जब संसद जल रही है और लोकतंत्र चरमरा गया है, तो क्या सेना उसी पुराने रास्ते की तरफ बढ़ रही है? दरअसल नेपाल का लोकतंत्र कभी भी स्थिर नहीं रहा। सरकारें आती जाती रहीं, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस बनी रही। और अब जब हालात हाथ से निकल चुके हैं, तो सेना कानून व्यवस्था बहाल करने के नाम पर उस स्पेस को भर रही है जो नेताओं ने खाली छोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। भारत भी इस पूरी स्थिति को लेकर अलर्ट है। नेपाल के कपिलवस्तु जेल से 459 कैदी फरार हो गए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा खुली है। ऐसे में घुसपैठ की आशंका भी बढ़ गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके भारतीय नागरिकों को कहा है कि फिलहाल नेपाल की यात्रा स्थगित करें। मतलब साफ है, नेपाल की आग का असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सेना सिर्फ हालात संभालने तक सीमित रहेगी या फिर धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में लेकर लोकतंत्र को किनारे कर देगी? क्या नेपाल में जनता के नाम पर फिर से राजा की वापसी हो सकती है? नेपाल के राजनीतिक हलकों में इस वक्त 2 नाम, रवि लाछिमाने और काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, नए प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चाओं में हैं। लेकिन सेना किसका समर्थन करेगी, ये अभी तक साफ नहीं है। क्योंकि अगर सेना चाहे तो किसी नेता को सामने करके भी असल में खुद सत्ता चला सकती है। और अगर हालात और बिगड़े तो राजतंत्र की मांग उठना भी तय है। नेपाल का लोकतंत्र फिलहाल आईसीयू में है। सवाल यही है कि इसका डॉक्टर कौन बनेगा, सेना, जनता या फिर कोई नया नेता? और असली डर यही है कि कहीं नेपाल की आग एक बार फिर से राजतंत्र की राख से राजा को जन्म न दे दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए यंग भारत। नमस्कार।